जौनपुर जिले का वो छोटा सा गांव जहां हर गली, हर खेत और हर चौपाल पर एक ही नाम की परछाई पसरी रहती थी, वो था विधायक भंवर सिंह। और जब शाम ढलती थी तो उसके बाद गांव में जो खौफ घूमता था, वो था उसका बेटा रवि सिंह। वो बेटा जो अपने बाप से भी 2 कदम आगे था। शिवपुर के लोगों के लिए भंवर सिंह और उसके बेटा रवि सिंह कोई नेता नहीं थे। वो चलता फिरता एक जिंदा आफत थे। उनका धंधा था लोगों की बरसों की मेहनत, खेत जमीन सब छीन लेना। एक दिन भंवर सिंह का बेटा रवि सिंह अपने साथ 4-5 लट्ठाबाज लेकर सीधे रामदीन काका के खेत में आ गया और उन्हें धमकाने लगा। वो खेत जिसे रामदीन काका बचपन से देख रहे थे, जिसमें उनके बाप दादाओं के खून पसीने की खुशबू बसी थी। रवि सिंह ने खेत की मिट्टी को लात मारकर उड़ाया और भारी आवाज में बोला, अरे बूढ़ा, अब ये खेत तेरा नहीं रहा। अब इस जमीन पर भंवर सिंह का नाम लिखा है। रामदीन काका की बूढ़ी आंखें भर आईं और दोनों हाथ कांपते हुए जोड़े और डरते हुए बोले, बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी है। यहीं मेरे बाप दादाओं ने हल चलाया है। ये सुनकर रवि एक क्रूर हंसी हंसा और बोला, तेरा बाप दादाओं ने हल चलाया है, उससे मेरा क्या लेना देना। चल यहां से भाग कहीं और जा। ये तेरा जमीन अब नहीं रहा। इसी तरह इनका खौफ पूरे गांव में फैल गया था। शिवपुर में अब जुल्म का विरोध करने की हिम्मत किसी के दिल में नहीं बची थी। जो कोई गलती से भी आवाज उठाता, उसका अगला पड़ाव गांव का पुलिस स्टेशन होता था। पर वो पुलिस स्टेशन इंसाफ का नहीं, जुल्म का दूसरा दरवाजा बन चुका था। जब कोई पीड़ित आदमी कांपते हाथों से फरियाद लेकर उनके सामने खड़ा होता, तो वो उसकी बात सुनने की बजाय सिगरेट का कश खींचता और घूर कर बोलता, जा जा, पहले सबूत ला, और वो भी पुख्ता। ये फालतू की बकवास लेकर मत आया कर। यहां विधायक जी शरीफ आदमी है, तू उन पर इल्जाम लगाएगा। ये कहकर उन्हें मार पिट कर थाने के गेट से ही उन्हें भगा दिया करता था। गांव डर के साए में जीने लगा था। शाम ढलते ही घरों के किवाड़ कसकर बंद हो जाते थे। अब पूरे गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि उन्हें कभी कोई बचाएगा। उनकी अपनी सरकार, अपना प्रशासन सब बिक चुका था। लेकिन इन्हीं डरे सहमे लोगों के बीच एक ऐसा शख्स भी था, जिसकी उम्र भले ही 70 के पार पहुंच चुकी थी, पर उसके सीने में आज भी ईमानदारी की आग सुलग रही थी। उसका नाम था राम प्रसाद दादा। वो अपनी जमीन तो किसी तरह बचा चुके थे, लेकिन जब भी वो किसी और का उजड़ता हुआ खेत देखते, किसी मजबूर किसान की झुकी हुई आंखें देखते, तो उनका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ता। और उसी दिन पहली बार उन्होंने तय कर लिया था, अगर अब भी चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां अम्मा मुझे माफ नहीं करेंगी। एक दिन राम प्रसाद दादा ने हिम्मत की। उन्होंने तय किया कि वह शहर जाएंगे और डीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये जानते हुए भी कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी। अगली सुबह वह कांपते हाथों से लाठी पकड़े हुए बस में बैठ गए और शहर पहुंचे। और वहां से वह पैदल डीएम के दफ्तर पहुंचे। डीएम का दफ्तर बहुत बड़ा था। वहीं गेट पे गार्ड खड़ीडी डांडिया छे थे। और भीड़ देखकर राम प्रसाद दादा का सिर चकरा गया। वह एक कोने में बैठ गए और सोचने लगे कि इतने बड़े आदमी से मैं कैसे मिलूंगा। यह तो मेरा फटा पुराना कुर्ता देखकर ही भगा देंगे। ऐ सोचकर वह उदास होकर बस स्टैंड की तरफ लौटने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बड्ढी चमचमाती सफेद गाढ़ी सरकारी जीप को धो रहा था। यह आदमी कोई और नहीं, डीएम अनन्या द्विवेदी का ड्राइवर मुकेश था। राम प्रसाद दादा हिम्मत करके मुकेश के पास गए और उससे बोले, भैया एक बात पूछनी थी। राम प्रसाद दादा की आवाज कांप रही थी। मुकेश ने पानी का पाइप बंद करते हुए कहा, हाँ दादा बोलिए। राम प्रसाद दादा ने डरते डरते पूरी कहानी सुना दी। विधायक भंवर सिंह का आतंक और उसके बेटे रवि सिंह की गुंडागर्दी, पुलिस की मिलीभगत, और कैसे गांव वाले रोज मर रहे हैं। सारी बातें बताकर राम प्रसाद दादा रो पटाडाए और मुकेश से बोले, बेटा अगर वहां कोई कलेक्टर नहीं आया तो हम सब सर डिडक्ट पर आ जाएंगे। मेरा काम हो या ना हो, बस तुम ये बात डीएम साहिबा तक पहुंचा देना और कह देना कि एक बूढ़ा आदमी बहुत उम्मीद से आया था। मुकेश, जो रोज नेताओं के झूठ सुनने का आदी था, इस बूढ़े आदमी की आंखों में सच्चा डर और दर्द देखकर हिल गया। उसने रामप्रसाद दादा को चुप कराया और चाय पिलाई। और शाम को जब मुकेश ने डीएम अनन्या द्विवेदी को घर ड्रॉप किया, तो उसने सारा किस्सा उन्हें बता दिया। और उसने जानबूझकर जोर देकर कहा, मैडम, वह बूढ़ा आदमी झूठा नहीं था।
उसके चेहरे पर मौत का डर था। उसने कहा था, डीएम साहिबा हमारी आखिरी उम्मीद है। अनन्या द्विवेदी सबसे तेज तर्रार, साफ सुथरी डीएम मानी जाती थी। जब मुकेश ने उन्हें शिवपुर का नाम बताया तो उनके माथे पर गहरी लकीरें खिंच गईं। आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई सोई हुई शेरनी अचानक जाग गई हो। मुकेश को उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए पर बेहद सख्त लहजे में कहा, तुम अभी वापस जाओ और मुझे शिवपुर गांव की सारी डिटेल्स चाहिए। वहां का थानेदार कौन है, तहसीलदार का नाम क्या है, और उस विधायक के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें हो चुकी हैं, सब कुछ डिटेल्स लाओ। मुकेश एक पल चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, जी मैडम। अनन्या बाहर भले ही शांत दिख रही थीं, लेकिन अंदर उनका दिल तूफान की तरह उबल रहा था। अगली सुबह तक पूरी रिपोर्ट उनकी टेबल पर रखी थी। उन्होंने जैसे ही फाइल खोली, उनकी आंखें खुद पर यकीन नहीं कर पाईं। पिछले 3 सालों में जमीन हड़पने की 10,000 से भी ज्यादा शिकायतें, और हर एक शिकायत के सामने एक ही रिमार्क लिखा था, मामला झूठा है या आपसी विवाद है। उनकी उंगलियां फाइल के पन्नों को कसकर पकड़ गईं। थानेदार का नाम वही था जो पिछले 3 सालों से उसी थाने पर जमा हुआ था। ना तबादला, ना पूछताछ, ना कार्रवाई। अनन्या फाइल बंद करते हुए खुद से बुदबुदाई, यहां दाल में कुछ काला नहीं है, यहां तो पूरी दाल ही काली है। अब उन्हें हर बात समझ आने लगी थी। यह कोई मामूली मामला नहीं था। यह एक पूरा सिस्टम था जिसमें नेता, पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। डीएम अनन्या द्विवेदी ने एक बड़ा और बहुत खतरनाक फैसला लिया। वह मुकेश से बोली, आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई मीटिंग नहीं होगी, आज कोई फोन कॉल नहीं करना। मुकेश हैरान था और बोला, मैडम आप आज छुट्टी पर हैं। वह बोली, नहीं, मैं शिवपुर जा रही हूं। मुकेश बोला, अकेले बिना सुरक्षा के मैडम, वह विधायक बहुत खतरनाक है और उसका बेटा तो पागल है। मैडम बोली, यही तो वजह है कि मैं अकेली जा रही हूं। अगर मैंने अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी ली तो विधायक को 10 मिनट में पता चल जाएगा कि डीएम आ रही हैं और फिर वह सब कुछ साफ कर देगा। मुझे असली शिवपुर देखना है। अनन्या ने अपना सरकारी सूट उतारा। उन्होंने एक बिल्कुल साधारण हल्का हरे रंग का सूती सलवार सूट पहना। चेहरे पर हल्का सा पाउडर, आंखों में काजल और गले में एक पतली सी चेन। उन्होंने अपने बाल बांध लिए। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ पानी की बोतल, कुछ पैसे और उनका प्राइवेट फोन था। वही एक साधारण सी लोकल बस में बैठी। बस में बैठी गांव की औरतें उन्हें देखकर समझ गईं कि वह शहर की हैं, पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। डीएम को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। वह पहली बार अपनी पहचान के बिना बाहर जा रही थी। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उनके अंदर एक जिद थी। मैं डीएम हूं और मेरा काम है लोगों को न्याय दिलाना। बस शिवपुर गांव के पास रुकी। डीएम उतरी। धूल भरा रास्ता, छोटे छोटे घर और दूर दूर तक खेतों का सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे हवा में भी डर घुला हुआ है। लोग उन्हें घूर रहे थे। अनजान औरत अकेली इस गांव में। डीएम अनन्या एक चाय की छोटी सी दुकान पर गई। भैया, एक चाय देना और थोड़ा पानी। चाय वाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी, डरते डरते उन्हें चाय देने आया। उसने फुसफुसाकर पूछा, आप नई लग रही हैं, कहां से आई हैं? डीएम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, जी, मैं पास के शहर से आई हूं। मेरी मौसी यहां रहती थी, उनसे मिलने आई थी, पर घर नहीं मिल रहा। चाय वाला घबरा गया। कौन? मौसी कहाँ रहती थी? जल्दी बताओ और अपना काम करके जल्दी निकलो यहां से। डीएम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चाय वाला चारों तरफ देखा जैसे दीवारों के भी कान हों। मैडम जी, आप शहर की लगती हैं और शरीफ लगती हैं। मेरी मानो यहां से जल्दी निकल जाओ। यह गांव अच्छा नहीं है। यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, भंवर सिंह का कानून। वह किसी भी नई लड़की को उठा ले जाता है। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने, जो चुपचाप हुक्का पी रहा था, उन्हें देखा। वह कुछ बोले नहीं, बस अपनी उंगली से हवा में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची। इसका मतलब था, यहां सब कुछ सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और। डीएम ने यह इशारा समझ लिया। गांव वाले अपनी जान के डर से खुलकर बात नहीं करेंगे। यह मामला इतना गहरा है कि डर उनके दिल में बैठ गया है। डीएम ने चाय का पैसा दिया और आगे बढ़ गईं। उनके दिल में अब गुस्सा भर गया था। इस आतंक को तो जड़ से मिटाना ही होगा।
उन्होंने मन में ठान लिया। डीएम अनन्य धीरे धीरे गांव के बाजार की तरफ आईं। वह बिल्कुल आम औरतों की तरह सब्जी के ठेले के पास रुकी और उस सब्जी वाले से पूछी, भैया ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला बोला, 20 रुपए किलो दीदी। डीएम टमाटर चुनने लगी, तभी एक तेज आवाज आई, ओए ठेले वाले मेरी तरफ देख। ये आवाज थी रवि सिंह की। वह एक सफेद स्कॉर्पियो से उतरा। उसके साथ दो मोटे तगड़े गुंडे थे। ठेले वाला कांप गया। उसने जल्दी से रवि सिंह को नमस्ते किया। रवि ने ठेले पर रखे सबसे अच्छे आलू प्याज और 2 किलो टमाटर उठाए और एक प्लास्टिक की थैली में भर दिए। ठेले वाला धीरे से बोला, बाबूजी पैसे? रवि सिंह रुका। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला पर पैसे निकाले नहीं और सब्जी वाला से बोला, ओए तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूं? पैसे किसके लिए? ये रवि सिंह का ऑर्डर है, उसने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ठेले वाला मायूस हो गया और वह जानता था कि पैसे नहीं मिलेंगे। वह चुपचाप आंसू पोंछने लगा। डीएम अनन्य द्विवेदी ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक ठंडा घातक निश्चय था। उनका डीएम वाला दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। डीएम ने आवाज लगाया, रुकिए। उसके तुरंत बाद रवि सिंह के कदम रुक गए। वह मुड़ा, ठेले वाला कांप गया और डीएम की तरफ भयानक नजर से देखा। डीएम अनन्य सीधे रवि सिंह के सामने खड़ी हो गई। रवि ने रूखेपन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए? डीएम ने बिल्कुल शांत पर मजबूत आवाज में कहा, पैसा दो नहीं तो सब्जी वापस रखो। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। ठेले वाला, पास की दुकान वाले, सभी की आंखें फटी रह गईं। ये औरत पागल है क्या? सब सोच रहे थे। इसने अभी अभी रवि सिंह को ललकारा है। रवि सिंह को शायद किसी ने पहली बार पैसा दो कहा था। उसने एक पल के लिए डीएम को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई मच्छर देख रहा हो। उसने हंसकर कहा, ओए तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? जानती भी हो मैं कौन हूं? मेरे बाप का नाम सुना है, विधायक भंवर सिंह। डीएम ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा, बस एक साफ आदेश था, नहीं, और जानने में रुचि भी नहीं है। यह सुनना था कि रवि सिंह का खून खौल गया। उसके चेहरे पर लालिमा आ गई और चिल्लाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? रवि सिंह ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, जैसे डीएम को थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी ठेले वाला चीख पड़ा, अरे दीदी, छोड़ो ना, क्यों जान की मुसीबत मोल ले रही हो? रवि सिंह ने डीएम के बहुत नजदीक आकर अपनी आवाज धीमी पर खतरनाक कर ली और बोला, देख, अगर तू यहां से चुपचाप नहीं निकली तो मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। फिर पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है। डीएम अनन्या टस से मस नहीं हुई। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह पूरी तरह भयमुक्त थी और बोली, उठाओ, मैं यहां खड़ी हूं, उठाओ मुझे, और फिर देखना कि तुम्हें क्या सजा मिलती है। यह देखकर रवि सिंह और उसके गुंडे रुक गए। उन्हें इस औरत की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे वे हिल गए। यह डर नहीं रही थी, यह सचमुच कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखती थी। रवि सिंह ने एक सेकंड सोचा, इसे मारना ठीक नहीं होगा, अगर कल को कोई बखेड़ा हो गया तो। फिर वह गुस्से में सब्जी की थैली जमीन पर फेंककर गाड़ी में बैठा और गुंडों को लेकर तेजी से चला गया। और जाते जाते उसने डीएम को घूर कर देखा, जैसे कल इसका हिसाब लेगा। गांव वाले हैरान थे। सबने डीएम को इस तरह देखा जैसे उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया हो। ठेले वाला डरते डरते पूछा, दीदी आप ठीक हो? आपने यह क्या कर दिया? अब वह लोग आपको छोड़ेंगे नहीं मैडम, डीएम ने बोली। मैंने तो बस सच ही कहा है, इतना कि वे लोग तुम्हारा का हक का पैसा लौटा दें। इसके बाद वह कहीं ये टमाटर लो और मेरे लिए पैक कर दो। वह समझ गई थी कि गांव वालों के दिल में अभी भी ईमानदारी जिंदा है। बस उसे जगाने के लिए एक चिंगारी चाहिए, और वह चिंगारी वह खुद बनेंगी। शाम ढल चुकी थी। पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। वही भयानक सन्नाटा जो हर शाम रवि सिंह के आतंक के साथ गहरा हो जाता था। डीएम अनन्या द्विवेदी ने दिन भर गांव के चारों तरफ घूमकर माहौल को भांप लिया था। वह समझ गई कि दिन के उजाले में कोई उनसे बात नहीं करेगा। वह जिस छोटे से किराए के कमरे में ठहरी थी, एक पुरानी टीचर के घर में, वहां उन्होंने रात 10 बजे तक इंतजार किया। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक छोटा मगर पावरफुल रिकॉर्डर और कैमरा छिपा लिया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उनकी बुद्धि और डीएम वाली पावर के। रात के लगभग 11 बजे वह चुपके से कमरे से बाहर निकली। उन्होंने अपने चेहरे पर एक पतला दुपट्टा लपेट लिया ताकि अंधेरे में भी उनकी पहचान न हो पाए। उनका पहला निशाना था गांव की पुरानी चौपाल।
ये वह जगह थी जहां कभी गांव के फैसले होते थे, पर अब यह सिर्फ टूटे फूटे कागजों का गोदाम बन गया था। उन्हें पता था कि विधायक ने जमीन के कागजात यहीं कहीं छिपाए होंगे, या फिर यहीं से सब काम शुरू किया होगा। चौपाल में घना अंधेरा था। डीएम ने अपने फोन की टॉर्च को सबसे कम रोशनी पर सेट किया और धीरे धीरे अंदर गई। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की महक थी। वह एक एक करके पुरानी अलमारियां टटोलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटे संदूक के नीचे धूल की मोटी परत के पीछे कपड्ढे में लिपटे हुए कुछ सरकारी कागज मिले। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पक्का कुछ भद्दा सबूत था। उन्होंने कागजात खोले। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा जमीन के नक्शे, असली नक्शे जिन पर पुराने किसानों के नाम थे। रजिस्ट्री के पुराने पन्ने, इन पर साफ दिख रहा था कि कैसे किसानों को धमकाकर उनके अंगूठे लगवाए गए थे। फर्जी स्टैंप पेपर। सबसे बड़ी बात, उन्हें एक खास स्टैंप मिला जो सिर्फ तहसीलदार के दफ्तर में इस्तेमाल होता था, पर यहां क्यों था? और इसके साथ थे हजारों फर्जी दस्तावेज जिन पर नए नाम चढ़ाए गए थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी साजिश है, डीएम ने फुसफुसाया। विधायक ने सिर्फ गुंडागर्दी नहीं की है, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम को अपने घर में बिठा लिया है। उन्होंने तुरंत अपने कैमरे से उन सभी कागजात की एचडी तस्वीरें लीं और रिकॉर्डर में अपनी आवाज में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर लीं। यह सब उनकी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। डीएम को पता था कि कागजात से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का बयान। उन्होंने चौपाल से निकलकर गांव के सबसे पिछले हिस्से की तरफ रुख किया, जहां देहाती मजदूरों की छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। वहां उन्हें एक मजदूर रमेश मिला, जो रात के खाने के बाद बैठा था। डीएम ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। रमेश डर गया। कौन हो तुम? यहां रात में क्या कर रही हो? वो बोली। मेरा नाम सीता है, मैं शहर से आई हूं, और मैंने सुना है कि विधायक ने तुम लोगों की बहुत जमीन हड़प पी है। क्या तुम मुझे सच बताओगे? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सच तो सब जानते हैं बहन जी, पर सच बोलने की हिम्मत कौन करे? उन्होंने मेरे बाप से हमारी 3 बीघा जमीन ले ली। कहा कि अगर मुंह खोला तो तेरे बच्चों को उठा लेंगे। यह सब बात सुनकर डीएम ने उसे भरोसा दिलाया। डरो मत, मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, तुम्हारी आवाज तुम्हारे गांव को बचाएगी। रमेश ने फिर बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे तहसीलदार विधायक के घर रोज आता है और उसे चाय पर नाश्ता मिलता है। दारोगा जी थानेदार को हर महीने विधायक की तरफ से लिफाफा रिश्वत मिलता है। जब कोई किसान शिकायत करने जाता है तो उसे थाने में 2-3 दिन भूखा रखा जाता है और फिर डरा कर खाली कागज पर लिखवा लेते हैं कि मेरी शिकायत झूठी है। सबसे बड़ी बात जो रमेश ने बताई, बहन जी, ये जो फर्जी कागजात बनते हैं ना, ये सब पुलिस स्टेशन के पीछे वाले कमरे में बनते हैं। विधायक का मुंशी रात में वहां आता है और दारोगा के साथ मिलकर काम करता है। ये सुनकर डीएम के मुंह से निकला तो पूरी टीम मिली हुई है। डीएम ने रमेश को चुप रहने के लिए कहा और वादा किया कि अगले 48 घंटों में सब ठीक हो जाएगा। ये बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। डीएम अब जानती थी कि उन्हें अब सिर्फ पुलिस स्टेशन की जांच करनी है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। डीएम अनन्या को वापस अपने कमरे की तरफ जाना था, पर उनका रास्ता भंवर सिंह विधायक के बड़े घर के पास से गुजरता था। जैसे ही वह गली के कोने पर मुद्दी, उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठा बीड़ी पी रहा है। ये आदमी, जिसका नाम मुन्ना था, विधायक का भरोसेमंद गुंडा था। मुन्ना ने डीएम को देखा। एक अनजान औरत अकेली रात के 2 बजे। मुन्ना ने सोचा, यह शहर वाली औरत दिन में तो बहुत हिगधी दिखा रही थी, अब कहां जा रही है? मुन्ना की शक की सुई घूम गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और डीएम की तरफ आया और बोला, ओए लड़की रुक। डीएम अनन्या ने अपनी चाल धीमी की, पर रुकी नहीं। उन्होंने अपने दिमाग में तेजी से एक नकली कहानी तैयार की। मुन्ना बाइक से उतरकर उनके सामने आया। कौन है तू? कहां से आई है? गांव में तेरा क्या काम है? डीएम ने घबराए हुए होने का नाटक किया। जी, मेरा नाम पारुल है, मैं बगल के गांव से आई हूं। मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, उन्हीं को देखने आई थी। रात हो गई तो फंस गई। वो बोला, चाची कौन? चाची, इस गली में कोई चाची नहीं रहती। और ये क्या, तेरे कप दाढ़े तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इतनी रात को कोई चाची छी को देखने आती है क्या? मुन्ना ने धमकी भरे अंदाज में कहा। डीएम को पता था कि अब झूठ बोलना खतरनाक है। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया।
तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? मेरा घर पास में ही है, मुझे जाने दो। डीएम ने एक पल के लिए मुन्ना की तरफ आंखें तरेर कर देखा। ये वो डीएम वाली नजर थी जो उन्होंने हमेशा सरकारी मीटिंग में इस्तेमाल की थी। मुन्ना एक पल के लिए थोड़ा डर गया। उसे लगा कि शायद ये कोई गुस्सैल रिश्तेदार है जो सच बोल रही है। मुन्ना ने हार मानते हुए कहा, चल भाग जा, पर अगर तू कल यहां दिखी तो अच्छा नहीं होगा। और डीएम ने तेजी से वहां से कदम बढ़ाए। मुन्ना ने अपनी बाइक स्टार्ट की और धीमी रफ्तार से उनका पीछा करने लगा। यह देखने के लिए कि वह कहां जाती है, डीएम ने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो एक गली में मुड़ी, फिर एक छोटी दीवार के पीछे छिप गई। जैसे ही मुन्ना आगे निकला, डीएम चुपके से दूसरी तरफ निकल गई और अपने कमरे तक सुरक्षित पहुंच गई। उनके माथे पर पसीना था, पर वह खुश थी कि उनकी पहचान उजागर नहीं हुई। डीएम अब जानती थी कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, एक्शन लेना होगा। अगले दिन सुबह गांव में थोड़ी चहल पहल थी। रवि सिंह पिछली रात डीएम की हेकड़ी भूल नहीं पाया था। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हुआ था। वो मुन्ना से मिला। मुन्ना, उस शहर वाली औरत का क्या हुआ? मुन्ना ने बताया, बाबूजी वह कल रात तो भाग गई, पर मुझे उस पर शक है। वह यहां किसी काम से आई है। रवि सिंघा बबूला हो गया। मेरा नाम रवि सिंह है। कोई औरत मुझे चुनौती देकर बच नहीं सकती। ढूंढो उसे। उसे सबक सिखाना है। उसे गांव के बाहर ले जाओ और वहीं छोड़ आना, ताकि वह कभी वापस आने की हिम्मत न करे। रवि ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद गुंडों को डीएम को अपहरण करने का काम दिया। दोपहर का समय था। डीएम अनन्या अपनी गुप्त रिकॉर्डिंग और सबूतों को अपने निजी प्राइवेट फोन पर सुरक्षित कर रही थी, ताकि अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो सबूत दिल्ली तक पहुंच जाए। गुंडे डीएम के किराए वाले घर के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही डीएम बाहर निकली, वह थोड़ा बाजार की तरफ जा रही थी। गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बोला, चल, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो यहीं घसीट कर ले जाएंगे। एक गुंडे ने डीएम का हाथ पकड़ा। डीएम ने बिना डरे उसका हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाओ। तभी गांव के 2 जवान लड़के, राजेश और सुनील, जो पास ही एक दुकान के पास बैठे थे, उन्होंने यह सब देखा। राजेश ने सुनील से कहा, अरे यह तो वही भाभी है ना, जिसने कल रवि सिंह को बाजार में ललकारा था। और यह लोग इन्हें कहां ले जा रहे हैं? ये दोनों लड़के बिना जाने कि डीएम कौन है, बस उस औरत की हिम्मत के कायल थे जिसने उनकी तरफ से आवाज उठाई थी। चल, हमें कुछ करना होगा। दोनों लड़के चुपके से पीछे से गए। राजेश ने एक गुंडे को धक्का दिया और सुनील ने दूसरे गुंडे के पैर में अपनी साइकिल फंसा दी। अचानक हुए इस हमले से गुंडे भौचक्के रह गए। भागो दीदी भागो, राजेश चिल्लाया। डीएम को मौका मिल गया। वह तेजी से भागी और एक भीड़ भरी गली में घुस गई। गुंडे राजेश और सुनील को धमकाने लगे। डीएम अनन्य द्विवेदी बाल बाल बची थी। वह एक सुनसान जगह पर रुकी। उनकी सांस फूल रही थी, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था। अब बस बहुत हो गया ड्रामा। अब यह खेल खत्म होगा। उन्होंने तुरंत अपने प्राइवेट फोन से जिला मुख्यालय को सिर्फ एक मैसेज भेजा, कल सुबह 8 बजे शिवपुर चौपाल, पूरी टीम तैयार रहे। यह मैसेज सीधा एसपी, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर को भेजा गया था, जिन्हें पहले ही अनन्या ने कुछ खास इमरजेंसी कोड बता रखे थे। अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे शिवपुर गांव की चौपाल के पास अजीब सी हलचल थी। एक दो नहीं, बल्कि 40 से 50 सरकारी गाड़ियां तेजी से गांव में आ रही थी। सबसे आगे एक नीली बत्ती वाली एसपी की ऑफिशियल जीप थी। उसके पीछे मीडिया की वैन, नए तहसीलदार की गाड़ी और सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला हो। विधायक भंवर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह, जो अभी अभी अपने आलीशान बंगले में नाश्ते के लिए उठ रहे थे, यह नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी भंवर सिंह ने अपने मुंशी से पूछा, यह क्या हो रहा है? जो मुंशी था, वह यह सब देखकर कांप रहा था और बोला, मालिक, मुझे नहीं पता। इतनी पुलिस तो कभी किसी इलेक्शन में भी नहीं आई है। रवि सिंह को अचानक पिछली रात की बात याद आई। कहीं वह शहर वाली औरत तो नहीं है? तभी मुंशी बोला, वह कौन होती है जो इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दे? उसके बाद बाप बेटे अपने अपने गुंडों को साथ लेकर घबराए हुए चौपाल की तरफ गए। चौपाल का नजारा देखने लायक था। पुलिस ने पूरे इलाके को एक रस्सी से घेर लिया था। गांव के सैकड़ों लोग डर और उत्सुकता के मारे दूर खड़े थे। पुलिस अफसर, मीडिया कर्मी, सब इंतजार कर रहे थे। मंच पर बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी। वह अब ना तो सादे सलवार सूट में थी, ना ही कल वाली डरी हुई पारुल।
आज उन्होंने डीएम की ऑफिशियल सफेद हैंडलूम साड़ी पहनी थी, जो उनकी मजबूत शख्सियत को और भी ज्यादा दमदार बना रही थी। उनके कंधों पर सरकारी बैज चमक रहा था और उनकी आंखों में सरकारी पावर का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनके पीछे एसपी, पुलिस अधीक्षक और जिले के बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कोई सेनापति हो। विधायक भंवर सिंह और रवि सिंह वहां पहुंचे। भंवर सिंह ने गरज कर एसपी से पूछा, यह क्या तमाशा है? एसपी साहब, बिना मेरी इजाजत के मेरे गांव में इतना बड़ा फोर्स क्यों उतारा है? मैं विधायक हूं। एसपी ने भंवर सिंह को देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें मंच पर खड़ी महिला पर टिकी थीं। रवि सिंह ने जब उस महिला को देखा, तो उसके मुंह से डर के मारे एक धीमी चीख निकली। ये तो वही औरत है, बाजार वाली भंवर सिंह। और रवि सिंह की आंखें आश्चर्य और सदमे से खुली कि खुली रह गईं। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका सारा गुरूर, उनकी सारी दबंगई एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। डीएम अनन्या द्विवेदी ने माइक लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोला, शांत शिवपुर गांव के मेरे भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। आज मेरी बारी है बोलने की। गांव में इतना सन्नाटा छा गया था कि किसी के दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। ठेले वाला राम प्रसाद, दादा रमेश, मजदूर, सब अवाक थे। उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास था। डीएम अनन्या द्विवेदी ने आवाज थोड़ी ऊंची की और उनकी आवाज में गर्जना थी, जो हवा में गूंजती हुई विधायक के सीने पर चोट कर रही थी। मैं अनन्या द्विवेदी, आपके जिले की डीएम हूं। वही डीएम जिसे आप लोग साहब कहकर बुलाते हैं, पर जिसने आप लोगों के दर्द को देखने के लिए सादे कपड़ों में आपके बीच 3 दिन बिताई है। इस एक लाइन ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामप्रसाद दादा वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आईं। ये विश्वास करना मुश्किल था कि जिस बूढ़े आदमी ने डरते डरते बस स्टैंड पर एक ड्राइवर को अपनी बात बताई थी, उसी बूढ़े आदमी की बात पर जिले की सबसे बड़ी अफसर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। डीएम ने विधायक और उसके बेटे की तरफ देखा। उनकी नजरों में अब एक डीएम की शक्ति थी। कल जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह आज खत्म होगा। मैंने देखा कि विधायक भंवर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह आप लोगों की जमीनों पर किस तरह जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैंने देखा कि कैसे पुलिस स्टेशन इनका अड्डा बन चुका है। मैंने देखा कि आप सब किस तरह डर के साए में एक एक पल मौत की तरह जी रहे हैं। डीएम ने अपना गुस्सा जाहिर किया और बोला, मुझे शर्म आती है इस जिले के प्रशासन पर। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि मैंने कल रात गांव की चौपाल से फर्जी कागजात बरामद किए हैं। मैंने मजदूरों से बात की है और मैंने खुद देखा कि कैसे इस विधायक के बेटे ने बाजार में एक गरीब ठेले वाले को सरेआम लूटा। और जब मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। रवि सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भंवर सिंह के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। डीएम ने मुड़कर एसपी को आदेश दिया। उनका लहजा अब सख्त हो गया था। किसी भी तरह की नरमी का कोई निशान नहीं था। उनकी आवाज कमांडिंग थी, एक ऐसी आवाज जो सीधे नियम कानून को लागू करती थी। एएसपी साहब, ये रहे सबूत। मेरे पास फर्जी कागजात की तस्वीरें, मजदूरों के बयान की रिकॉर्डिंग और पूरी साजिश के पुख्ता प्रूफ हैं। कोई भी वकील इन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता। सबसे पहले विधायक के इस मुंशी को हिरासत में लिया जाए, जिसने जमीनों के फर्जी कागजात बनाए हैं। एसपी ने तुरंत सैल्यूट किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक रूटीन गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साफ सफाई थी। पुलिस ने तुरंत मुंशी को दबोच लिया। मुंशी चीखने लगा, साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे विधायक ने धमकाया था, पर उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। डीएम ने मंच से ही दारोगा को आवाज दी, जिसकी आवाज कल तक गांव वालों पर गरजती थी, जिसकी वर्दी का रौब लोगों के दिल में डर भर देता था। ओए थानेदार, जहां हो, सामने आओ। डर के मारे दारोगा कांपते हुए भीड़ में से बाहर निकला। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना और डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, जैसे वह जमीन में समा जाना चाहता हो। उसे पता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और विधायक उसका साथ देने वाला नहीं था। डीएम ने सीधा और अंतिम आदेश दिया। उनकी उंगली सीधे विधायक और उसके बेटे की तरफ इशारा कर रही थी। विधायक भंवर सिंह और रवि सिंह को फौरन गिरफ्तार करो। इन पर जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने और किडनैपिंग की कोशिश का मुकदमा चलेगा।
विधायक की सरकारी सुविधाओं को अभी रद्द किया जाता है। इसे हथकड़ी पहनाई जाए। विधायक भंवर सिंह का चेहरा लाल हो गया। यह उसका गांव था, यह उसकी सत्ता थी। वह अपने ऊपर लगे इल्जाम पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, डीएम साहिबा, आप मेरी पॉलिटिकल पावर जानती नहीं हैं। मैं तुम्हें कल ही दिल्ली से हटवा दूंगा। मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है। डीएम ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखें विधायक की आंखों में खड़ी थीं। बस अब तुम्हारी कोई पावर नहीं चलेगी। अब सिर्फ कानून की पावर चलेगी। तुमने एक डीएम पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब भुगतो। पुलिस ने तुरंत विधायक और उसके बेटे को हथकड़ी पहनाने लगी। रवि सिंह रो रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। पर आज कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पुलिस ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। गांव वाले पत्थर की तरह खड़े थे। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। गांव के लोग पहली बार डर के बिना मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने अत्याचारियों को हथकड़ियों में जाते देखा। यह दृश्य उनके लिए 10 साल की गुलामी से आजादी का सबसे बड़ा सबूत था। डीएम ने फिर माइक लिया और आखिरी फैसला सुनाया, जो पूरे प्रशासन के लिए एक सबक था। इस थाने के पूरे स्टाफ को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और तहसीलदार को भी इन सब के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। ये सब विधायक के साथ मिले हुए थे। और सुनिए, आज से इस गांव की जमीनों की माप, मेजरमेंट दोबारा होगी नहीं। तहसीलदार की निगरानी में सारे फर्जी कागजात खारिज किए जाते हैं। हर उस किसान को उसकी जमीन वापस मिलेगी जिसे लूटा गया है। डीएम ने अंत में गांव की महिलाओं और बच्चों को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं आपसे वादा करती हूं कि अब शिवपुर में डर नहीं, बल्कि अमन, चैन और कानून का राज चलेगा। जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। पूरे गांव में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह सिर्फ जमीन वापस मिलने की खुशी नहीं थी, यह आजादी की खुशी थी, आत्मसम्मान की वापसी थी। गांव वालों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे अब खुशी के मारे रो रहे थे। सबसे पहले राम प्रसाद दादा, जिनकी शिकायत एक अनऑफिशियल उम्मीद थी, मंच की तरफ भागे। उनकी हिम्मत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। वह सीधे डीएम के चरणों में गिर गए। अपनी आंखों से बहते आंसुओं से उनके पैर भिगो दिए। देवी, आप सच में साक्षात देवी हो। आपने हमें नई जिंदगी दी। मैं तो बस ऐसे ही बोल आया था। मुझे क्या पता था कि भगवान मेरी सुन लेगा और आप खुद आ जाएंगी। राम प्रसाद दादा कांपते हुए बोले। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि सुकून और भक्ति थी। ठेले वाला, जिसने कल रवि सिंह के सामने हिम्मत हार दी थी, वह भागकर आया और डीएम के पैरों पर अपनी सारी ताजी सब्जियां रख दी। टमाटर, आलू, प्याज, सब कुछ। ये सब ले लो, दीदी नहीं। डीएम साहिबा, ये मेरे बच्चों की तरफ से शुक्रिया है। कल आपने मेरी इज्जत बचाई थी। आपने सच में हमें बचा लिया। ठेले वाला भावुक होकर अपनी आवाज पर काबू नहीं रख पाया। उसने अपनी टोपी उतारकर डीएम को झुककर प्रणाम किया। रमेश मजदूर, जिसकी गुप्त रिकॉर्डिंग ने सबसे बड़ा सबूत दिया था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया। वह अपने बच्चों को डीएम से मिलवा रहा था। उसके बच्चे डीएम को देखकर शर्मा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक नई चमक थी। आज से मेरे बच्चे डरेंगे नहीं। आज से हम सब सिर उठाकर जिएंगे। अब कोई हमारी मजदूरी नहीं लूटेगा। रमेश की पत्नी ने डीएम के हाथों को चूम लिया। डीएम अनन्या द्विवेदी ने सबको प्यार से उठाया। उनके चेहरे पर एक हल्की पर गहरी मुस्कान थी। आप सब उठो, यह मेरा फर्ज था। आप सबकी हिम्मत की वजह से ही मैं यह कर पाई। अगर आप लोगों ने उस रात मुझे भागने में मदद न की होती, राजेश और सुनील को याद करते हुए, या राम प्रसाद दादा ने हिम्मत न दिखाई होती, तो मैं यह सब न कर पाती। यह आपकी जीत है। डीएम ने मजदूरों और किसानों की तरफ देखा। आज से यह गांव किसी डीएम साहिबा के नहीं, बल्कि कानून के राज में रहेगा। आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अफसर या नेता आपको धमकाता है तो सीधे मेरे दफ्तर आना। दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। गांव वाले 10 साल बाद पहली बार चैन की सांस ले रहे थे। शाम को उनके घर के किवाड़ डर से नहीं, बल्कि आदत से बंद हुए। रात में बच्चे फुसफुसाहट में नहीं, बल्कि जोर से हंसते हुए सोए। शिवपुर की हवा में पहली बार सुरक्षा और न्याय की महक थी। जमीनें वापस किसानों को मिली। दारोगा और विधायक जेल पहुंच गए और नए अफसरों ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। शिवपुर की कहानी पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी यहां खत्म होती है,
लेकिन एक मजबूत सीख के साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं, तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।